चलिए आइए अपने टॉपिक पे और चल रहे हैं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग का पॉलिटी का टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है संविधान। संविधान समझते हैं ना क्या होता है? संस्कृति तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। मतलब क्या होता है? संविधान मतलब होता है, आपको जैसे स्टार्ट किए थे बताए थे, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर देश में संविधान की आवश्यकता होती है या नियम कानून बनाने की आवश्यकता होती है। तो जब संविधान बनता है तो संविधान जनरली क्या होता है, प्रशासन और जनता का बीच में एक कनेक्टर का काम करता है। मतलब अगर प्रशासन भी रहेगा तो वो संविधान के अनुसार काम करेगा, संविधान के अनुसार वो नियम को पालन कराएगा जनता से। तो इसीलिए किसी भी देश को अगर अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना है या उस आगे उसकी प्रक्रिया को चलाने बढ़ाए रखना है तो हर देश में संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये संविधान की छोटी सी बात हुई, लेकिन हमारे देश जो भारत के संविधान की कहानी जो होता है, हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय नहीं गढ़ा गया, देश की आजादी से पहले भी गढ़ा गया था। और वो समय था 1600 ईस्वी। बोलेंगे सर हम लोग 19वीं सदी से 16वीं सदी में क्यों चले गए? कारण ये था कि ब्रिटिश टाइम से ही संविधान की नींव रखी जाना प्रारंभ हो चुका था और उसका सबसे बड़ा योगदान था लड़ाई युद्ध। जब तक देखो, जब तक कहीं युद्ध नहीं होता है तब तक कोई नियम कानून नहीं बनता है। तो इसीलिए संविधान को जानने से पहले थोड़ा पीछे चलेंगे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। अभी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, लेकिन संविधान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो जनरली आइडिया समझ लीजिए, यही हमारा भारत के संविधान है। जो बुक होता है इसका फ्रंट पेज ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। भारत को जो संविधान बनाया गया है उसका कवर पेज यही है। कवर पेज में जिसमें आप एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है और ये देखो छोटा 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 ये नक्काशी किया गया है। तो ये नक्काशी किसका है? इसमें देखो बीच में कमल का फूल भी बना हुआ है, ठीक है। तो भारत का जो ओरिजिनल संविधान है वो संसद में सुरक्षित रखा गया है नाइट्रोजन गैस का भीतर में, जिससे उसका पांडुलिपि जो हाथ से लिखा गया है, ये जो संविधान है हस्तलिपिक है, हाथ से लिखा गया है, ना कि ये टाइपिंग किया गया है। सही माई बात। तो इसको जो लिखा गया है तो इसकी रक्षा, इसकी संविधान सुरक्षित हो, कभी ये चलता रहे हमेशा के लिए, तो इसीलिए इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक, इसका अनुवाद दोनों भाषा में हुआ है लेकिन लिखा गया था ये इंग्लिश में। समझ में आई बात। तो देखो थोड़ी सी आइडिया लो, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये भारत के संविधान जो लिखा गया था तो वही जो आपको दिखाएं तो फ्रंट पेज में, तो उस फ्रंट पेज का थोड़ा सा आइडिया लो, तभी तो हम लोग पास्ट में पढ़ने में आनंद आएगा। देखो भारत के संविधान का जो कवर है, बोला गया भारत का मूल जो होता है, अंग्रेजी कॉपी के कवर को सुनहरे रंग की शतदल कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है। मतलब उसमें कमल का आकृति कुरेदा गया है, हर जगह वो कमल का स्ट्रक्चर फूल मिलेगा, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है, इसीलिए उसको उसी चीज से बनाया गया है। ठीक है, तो इसका अगर डिटेल ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो आपको इंटरेस्टेड करे, नहीं तो इसकी कहानी बहुत लंबी है। तो वही बोला गया है कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है और यह अजंता की भित्ति चित्रकारी शैली है। ये जो चित्रकारी शैली किससे लिया गया है? अजंता से। ठीक, दूसरे में यहां देखो एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है मूल संविधान में। ठीक, ये अशोक स्तंभ जो लिया गया था वो किसका है? भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। और वो प्रतीक चिन्ह को कहां से लिया गया था? सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ से। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला था वहां से इसको लिया गया है। ठीक, इतनी आइडिया पता रहेगी। दूसरा, इसको लिखने वाले करता है, जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। अब आइए इसकी कहानी की ओर, थोड़ी सी इसकी कहानी को जानेंगे। तो देखो जैसे बोले हमारे देश में जब संविधान लगा तो संविधान बना जो हुआ वो ब्रिटिश टाइम से ही बना, 1600 ईस्वी से। तो 1600 ईस्वी में जब हुआ तो उसमें दो लड़ाई का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें पहली लड़ाई का नाम आप लोग जानते होंगे, जिसको कहते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध।
और दूसरी लड़ाई थी बक्सर का युद्ध। और तीसरी थी इलाहाबाद संधि। ठीक है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1757 में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। अगर हमारे देश में ये तीन घटनाएं घटित नहीं होती तो हमारे देश में ब्रिटिश का साम्राज्य नहीं खड़ा होता। सोच लो, ये तीन ऐसी घटनाएं घटित हुई जो पूरा भारत के इतिहास को बदल दिया। भारत के इतिहास को बदल दिया मतलब ये अंग्रेज लोग का भारत में एंट्री करवा दिया। ये तीन घटनाएं अगर हमारे देश में नहीं घटित होती तो हमारे देश में अंग्रेज का शासन नहीं होता कभी। ठीक। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब उसकी पूरी डिटेल पढ़ाएंगे, एकदम पूरा मार काट लड़ाई उड़ाई कैसे हो रहा है एक से खतरनाक तरीका से बताएंगे। लेकिन अभी जान लो, क्योंकि संविधान बनाना है, यही तीन घटनाएं ने भी संविधान को जन्म दिया। जैसे हमने शुरू में बताया कि संविधान मतलब किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया गया एक नियम कानून है आम भाषा में। तो बोलेंगे सर ये प्लासी का लड़ाई हुआ क्या था? प्लासी का जनरली लड़ाई जो हुआ था, ये प्लासी जगह पड़ता है बंगाल में। ठीक है। तो जानते हैं कि हमारा देश शुरू से क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? हमारे देश में धन संपदा की पूरी भंडार थी। ठीक। और उस समय मुगल अंपायर के समय में भी सबसे ज्यादा विकसित राज्य था बंगाल। बंगाल जो जिस समय था वो तीन राज्य से मिलकर उस समय बना हुआ था। बंगाल अकेला नहीं था, बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, इतना बड़ा इसका क्षेत्र था पूरा बंगाल का ब्रिटिश टाइम में। तो जानते हैं कि जैसे ब्रिटिश लोग था वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। तो पहले ये तो साउथ दक्षिण क्षेत्र में गए। दक्षिण क्षेत्र में जब ये बंगाल में गए तो जिस समय बंगाल में वो अपना व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे, उस समय जो शासन चल रहा था मुगल वंश का, उस समय औरंगजेब का था। ठीक है। औरंगजेब का आखिरी पड़ाव के शासन चल रहा था। ठीक। और उसके बाद फर्रुखसियर का नाम सुने होंगे। औरंगजेब के बाद फर्रुखसियर उस समय मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना हुआ था। तो देखो एक कहावत है कि अगर सेंटर मतलब केंद्र अगर कमजोर रहेगा तो छोटे छोटे राज्य जो होता है अपने आप को स्वतंत्र करना चाहेंगे। एग्जाम्पल का तौर पर समझिए छोटी सी भाषा में कि अगर सपोज करो आप जिस संयुक्त परिवार में रहते हैं, अगर उस परिवार का मुखिया बहुत टाइट है तो सब ठीक ठाक रहेगा, सब बच्चा भी ठीक पढ़े जाएगा, एकदम सब काम उस घर का ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर उस परिवार का मुखिया ही थोड़ा डमाडोल है तो देखोगे उसका परिवार का स्थिति भी डमाडोल। समझते हैं ना कि कंट्रोलर ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद नीचे वाला क्या करेगा? मनमानी करेगा। सेम कहानी इतिहास में भी वही गढ़ा गया। जब हम जानते हैं कि जब हमारे देश की जो शासन चल रही थी वो मुगलिया सल्तनत के द्वारा चल रही थी, तो मुगलिया सल्तनत जब कमजोर हो रहा था तो देश के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वे अपने आप को स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट करने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी समय बंगाल जो था सबसे विकसित जगह था मुगल एम्पायर के समय में। तो ब्रिटिश जब हमारे देश में व्यापार की भावना से आई तो वो भी चाहते थे कि हमारा व्यापार वहां पर भारत में फैले। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत से कच्चा माल सस्ते दाम में खरीदते थे और वो अपने देश में महंगे दामों पर बेचा करते थे। बंगाल जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोपरि माना जाता था, कच्चा माल यहाँ बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, उस कच्चे माल को ले जाकर के वे फॉरेन में बेचते थे जिससे बहुत आमदनी होती थी। तो इसीलिए जितने भी व्यापारी फॉरेनर आ रहे, यूरोपियन जितने कंट्री के आए, चाहे फ्रांस आए या ब्रिटेन के आए, वो बंगाल को टारगेट बनाया।
तो देखो बंगाल कोई भी व्यक्ति जब आता है ना तो अकेले नहीं आता। सपोज दैट कि आप सब झारखंड में, झारखंड के सपोज करो कि अभी आप रहने वाले हैं, अगर आप दिल्ली में जाके पढ़ाई करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आप एक मीडियम को ढूंढिएगा, अकेले दिल्ली कैसे जाइएगा, जा पाइएगा नहीं, तो वहां किसी को ढूंढिएगा, गांव का देहात का जान पहचान वाला व्यक्ति है कि नहीं, तो आप मीडियम कोई सोर्स मिलेगा तो बोलेगा चलो उसके यहाँ रहने का ठिकाना मिला। देखो ये थोड़ा स्टोरी इसलिए बता रहे हैं कि तब आपको समझ में आएगा कि संविधान जो बना उसमें एक्ट क्यों बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बना गया, पीट इंडिया एक्ट क्यों बना, भारत शासन अधिनियम क्यों बना, तब आपको उसका क्रम समझ में आएगा। इसीलिए हम थोड़ा पास्ट चल रहे हैं आपका। तो कहने का मतलब है कि जब बंगाल में जब अंग्रेज लोग एंट्री किया तो जरूर इसको कहीं ना सोर्स मिला होगा। तो बंगाल में जो एंट्री किया इसका सोर्स मिला, उस समय बंगाल का एक सूबेदार था जिसका नाम था सूजा। क्या नाम था? सूजा। वो बंगाल का सूबेदार था और उसी समय वहां पर वो सूबेदारी करता था। उसी ने ब्रिटेन को जो था निमंत्रण दिया कि आइए हमारे यहां व्यापार कीजिए। ठीक, तो आपको क्या बोले कि उस समय जो मुगलिया सल्तनत का जो पावर था वो कम होते जा रहा था और क्षेत्रीय राजाओं की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तो सूबेदार था तो बोला ठीक है, तो बंगाल का जो यहां पर ब्रिटिश एम्पायर था उसके कुछ अधिकारी यहां पर गए बंगाल में। तो बंगाल में गए थे, सूजा जी जो निमंत्रण दिया, तो वहां पर फेमस जगह है बंगाल में, ठीक है। उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। क्या राजधानी हुआ करती थी? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद का में बंगाल का एक और फेमस जगह था कासिम बाजार। ठीक है, याद रखिएगा कासिम बाजार। तो जब व्यापार करने के लिए जब सूजा ने निमंत्रण किया तो इसका एवज में क्या होता है, जब तक किसी को आप लालच नहीं दीजिएगा तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक, तो जब बंगाल में ब्रिटिश एम्पायर ने अपना व्यापार चालू किया तो इसका एवज में इसे बोला 3,000 रुपया मासिक वार्षिक कर देगा और इसके बदले में वहां पर जितने भी व्यापार करेगा वो टैक्स फ्री करेगा। क्या करेगा? टैक्स फ्री। मतलब हम यहां से व्यापार करेंगे, आपको सालाना बांध दिए कि 3,000 रुपया टैक्स देंगे 1 साल का, उसके भीतर में हम जो सामान खरीदेंगे कोई टैक्स नहीं, अनाधुन व्यापार करेंगे। तो देखो जब वो व्यापार करने के लिए आए यहां पर बंगाल में तो वहां पर टैक्स फ्री द्वारा ये मान गया सूजा। ठीक, तो जब यहां हुआ तो इसकी सूचना क्या होता था, उस समय कंट्रोल मुगलिया सल्तनत के द्वारा होती थी। तो जब इसकी सूचना औरंगजेब और फर्रुखसियर को भी मिली तो उन्होंने भी ये शर्त को मान लिया कि ठीक है चलो बंगाल में वो व्यापार करेगा, 3,000 रुपया उस जमाने में 16वीं सदी में वो कर का रूप में सालाना देगा, कोई दिक्कत नहीं, वो कर दिया। लेकिन दिक्कत तब हुआ, यहां पर आरंभ हुआ कि जब यहां बंगाल में उस समय शासन प्रारंभ होने जा रहा था, आपका उस व्यक्ति का नाम था, नहीं, उस व्यक्ति का नाम था अलीवर्दी खां। उस समय यह बंगाल का नवाब हुआ करता था। तो अलीवर्दी खां को जब हुआ तो इसकी सूचना मिली तो ये जो होता था ये संधि को मानने से इनकार कर दिया, बोला कि नहीं यहां पर इतना कम टैक्स करेगा और ब्रिटिश लोग काम करेगा। तो ये अलीवर्दी खां को उसका जो शर्त था वो मंजूर नहीं हुआ। तो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत था ना, ये बहुत इसको शर्त इसलिए ब्रिटेन का या ब्रिटिश एम्पायर को मानना पड़ा क्योंकि इसके ऊपर आक्रमण बहुत ज्यादा हुआ करते थे, मराठा लोग गुप्त आक्रमण किया करते थे, इसके क्षेत्रीय भाग को बहुत तबाह किया करते थे। तो उससे परेशान होकर के ये अंग्रेज की शर्त को मान लिया 1751 ईस्वी में। अंग्रेज के शर्त को जब माना तो जब शर्त को माना तो बोला ठीक है मानेंगे, तो इसके एवज में बोला कि हमको सैन्य सुरक्षा चाहिए। तो अलीवर्दी खां को सैन्य सुरक्षा देने लग गया। ठीक, जब इसकी सुरक्षा दी गई तो देखो सुरक्षा देने के बाद इसकी जो कंडीशन था एम्पायर आगे चलता रहा, लेकिन इसका दुर्भाग्य की बात था कि अलीवर्दी खां का कोई भी बेटा नहीं था। इसकी 3 बेटियां थी, 3 पुत्री थी। ठीक है, तो 3 पुत्री में 3 पुत्री का जो सबसे छोटा बेटी थी अलीवर्दी खां का छोटी बेटी जिसका बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला,
अब यहीं से इसका कहानी चालू होगा। सिराजुद्दौला जो था, इसकी सबसे छोटी अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था घसीटी बेगम, दूसरी बेटी का नाम पता नहीं, तीसरी बेटी का भी पता नहीं, लेकिन तीनों का जो हुआ, इसके सबसे छोटा बेटा जो था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो इसीलिए क्या हुआ, अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी इसने घोषित कर दिया सिराजुद्दौला को। किसको घोषित कर दिया? सिराजुद्दौला। तो समझ जाओ कि अगर 3 बहनें रहेगी तो संपत्ति के लिए सब लड़ाई करेगा। यहीं से यहां कहानी चालू हो गया। तो संपत्ति जब वह छोटी बेटी के बेटा का उत्तराधिकारी बना दिया, तो इसकी जो मौसी थी, किसका? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम किसका? सिराजुद्दौला की मौसी। मौसी ना होगा, ठीक है। और इसका जो दूसरी बहन थी, ये इसको कभी नहीं भा रहा था कि हम लोग का तो बीता था बेटा, क्यों नहीं बनाया? तो इसीलिए इसके विरुद्ध ये षड्यंत्र करना चालू कर दिया। और ये षड्यंत्र रचा, तो षड्यंत्र तो अकेले रचेगा नहीं, इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर लिया दोनों। और सिराजुद्दौला क्या पड़ गया? बंगाल के नवाब में अकेला पड़ गया। अब देखो, जो इसके नाना ही ना होंगे अलीवर्दी खां, तो नाना जो था वो सहूलियत किए थे, इसे रास नहीं आ रहा था, बोला था क्यों हमारा अपना सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे। तो जब अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब ब्रिटिश, देखो कहने का मतलब है कि जहां आप सपोज दैट आप हजारीबाग में रहेंगे, पढ़ने आइएगा, तो यहाँ पर आप लॉज ढूंढते हैं, घर बना रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। सेम उसी प्रकार जब ब्रिटिश लोग जब बंगाल में शासन करने लगा, बोलो, तो ब्रिटिश लोग जब शासन करने लग गया, तो वो क्या हुआ, वहां रहने की व्यवस्था करने लगी। तो वहां किले बंदी करने लगे। किलाबंदी समझते हैं? वहां रहने उन्हें का, अपना व्यापार को स्थापित करने का वो व्यवस्था करने लग गया। तो व्यवस्था करने लग गया, तो सिराजुद्दौला को वही बात रास नहीं आ रही थी कि वो इतना अधिक किलाबंदी करने लग गया कि कोलकाता का आधा से ज्यादा भाग में वो किलाबंदी कर चुका था। तो इसलिए वो बोला व्यापार करो लेकिन यहाँ किलाबंदी नहीं करो। तो लेकिन उससे ये नाराज होकर के उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई लड़ दिया। कौन लड़ा? सिराजुद्दौला। तो देखिए, एक कहावत है ना कि फूट डालो शासन करो, मतलब अगर घर का बेदी लंका ढाए, वही कहानी यहां भी चला। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति कौन था? अरे बोलो, मीर जाफर था। तो देखो, सेनापति मतलब क्या? सेना का नियंत्रण उसके हाथ में रहेगा। तो ई नहीं, सिराजुद्दौला को इस बात का पता नहीं था कि मीर जाफर जो था ब्रिटिश टाइप से आज क्या कर लिया, समझौता कर लिया। ये तो किया ही है। अब ब्रिटिश लोग जानते, बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। वो देखते थे कि जिससे हमको लड़ाई करना है उसका कौन कौन शत्रु है, कौन कौन जानी दुश्मन है, उसको अपना साथ कर लेते थे ब्रिटिश लोग। क्योंकि उस समय देखो उसकी शक्ति कम थी, वो तो कम, उसके पास तो सेनाओं ज्यादा नहीं थी। तो वो क्या करता था, जैसे सिराजुद्दौला का जितना भी दुश्मन था, जो चाहता था कि इसको नवाब की गद्दी से हम हटाएं, जितना, जिसमें उसकी छोटी माने उसकी मौसी थी, मौसी का बेटा और ये घसीटी बेगम, सबको ब्रिटिश ने अपना साथ मिला लिया। अब क्या किया, जब लड़ाई छिड़ा, तो जिस समय लड़ाई छिड़ा तो सेना का नेतृत्व तो मीर जाफर कर रहा था, ठीक। तो सिराजुद्दौला जब लड़ाई किया, तो उस लड़ाई, इसी लड़ाई का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध मतलब प्लास का पेड़ समझते हैं ना, तो जनरली वो गर्मी का सीजन में ही फूल लगता है, ठीक है। तो ये जो प्लासी का युद्ध जो होता था, ग्रीष्म काल में ही लड़ा गया था। और एक क्वेश्चन था आपका दिमाग में उठेगा कि सिराजुद्दौला से अंग्रेज लड़ा क्यों। इसका एक घटना है जो इतिहासकारों ने बताया है, जिसे कहते हैं काल कोठरी की घटना। ये काल कोठरी की घटना क्या थी, जैसे आपको अपने बताया कि जब सिराजुद्दौला नहीं चाहता था कि वो किलाबंदी करे, तो वहां पर जो अंग्रेज की सिपाही थे, तो वहां तो कुछ व्यापार करने के लिए आते थे, उसको मार के कुछ लोगों की हत्या कर दी। और उसमें से 146 लोग जो सिपाही थे, एक आपका
छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 146 लोगों को बंद कर दिया था। वो सिपाही को लड़ाई लड़ा, जितना सिपाही बच गया, सिराजुद्दौला था, वो सिराजुद्दौला ने क्या किया, एक कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया। अब गर्मी का सीजन में 146 लोग बंद करेगा तो कोई जिंदा रहेगा? नहीं रहा। लेकिन इसमें कुछ जिंदा रह गए थे। कितना ले गए थे? 23 लोग जिंदा रहे थे। 146 किसी तरह दम घुटने का एक दिन के लिए केवल बंद किया था। तो सारे 123 लोग बन गए और 100 आपका जो 23 लोग बच गए, किसी तरह जान बचा के भागे। और उसी में एक था हॉलवेल नाम का अंग्रेज, हॉलवेल। ये हॉलवेल उसी 23 लोगों में बचा हुआ था। क्योंकि मान लो बेटे, सपोज करो कि अभी आप झारखंड में रह रहे हैं, पढ़ाई करने किसी भी राज्य से आए हुए हैं, अगर यहाँ किसी प्रकार की घटना हुई तो जाकर के अपना गांव में बताइएगा, तभी ना वहां से लेके आएंगे 10-12 को लड़कों को पिटाई करने के लिए। जेल में वही ना करते हैं। तो ये हॉलवेल जो था, ये किसी तरह जान बचाकर भागा और जा करके इसकी सूचना दी। सूचना दी किसको? लॉर्ड क्लाइव को। रॉबर्ट या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव, ठीक है, CLIVE। रॉबर्ट क्लाइव को सूचना दी। तो सूचना दी तो बोला कि अच्छा ठीक है, वहां लड़ाया। तब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, कूटनीति करने लगा कि सिराजुद्दौला को कैसे हराया जाए। तो इस सिराजुद्दौला को तो डायरेक्ट हरा नहीं सकता, उसमें था। तो सिराजुद्दौला को हराने के लिए ये रॉबर्ट क्लाइव ने संधि किया। किसके साथ? घसीटी बेगम के साथ, उसकी दूसरे जो बहन का बेटा था उसके साथ, और किससे? मीर कासिम के साथ। ये तीनों के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने समझौता किया कि ठीक है, तुम अभी रहो उसी का साथ में, लेकिन जिस समय युद्ध आएगा उस समय हमारी तरफ आ जाना तुम। तो बोला ठीक है। तो जब रॉबर्ट क्लाइव जो होता था, वो अपना अंग्रेज जो मारा गया था, अभी सच्ची घटना है कि गलत, लेकिन इतिहासकार इसको स्पष्ट नहीं करता है। ये बताया है कि जैसे होता है ना कि क्या होता है, जिसको देहाती भाषा में चुगली करना बोलते हैं, कि आप थोड़ा सा झगड़ा हुआ पूरा बना उना के बोल दो कि एकदम पूरा घर में पूरा गुस्सा आ जाए, लाठी डंडा लेके आ जाए मारने, है ना। कोई छोटा सा बात दिया है, इतना दे, कहाँ होगा पड़ोसी में थोड़ा सा बताया, घर में जाकर के इधर पढ़ लिख कर गए, इतना आग लगा दिया दिमाग में कि पूरा स्टार्ट हो गए, सुने ना बुझे चालू हो गए, है ही ना होता है। तो वही किया था हॉवेल ने, बताया जाता है ऐसा। तो इतना चढ़ा दिया रॉबर्ट क्लाइव को कि इसका दिमाग खराब हो गया। बोला अब नहीं होगा, अब मतलब हमको आक्रमण करना पड़ेगा। किसके ऊपर? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण कर नहीं सकता था कि इसकी सैन्य शक्तियां छोटी थी, तब इसीलिए तीनों लोगों से वो समझौता कर लिया। तो जब वो आक्रमण किया प्लासी के लड़ाई में, तो उस समय क्या हुआ, तो देखो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है जब तक कहीं ना कहीं स्वार्थ नहीं जुड़ा हो। तो अंग्रेज क्या बोला? अंग्रेज ये भी चाहते थे कि हम लोग का भी पावर कम है, हम ऐसे व्यक्ति को साथ निभाएं जो हमारी बात भी सुने। वो तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, मीर जाफर को प्रलोभन दिया कि ठीक है, तुम हमारा सहयोग करो और जीत जाओगे तो तुमको वहां पर क्या बोलते हैं, इस राज्य का, मैंने बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है। तो बोला अच्छा ठीक है, नवाब बन जाए, कौन छोड़ेगा। तो साथ दिया। वही हुआ प्लासी के जब लड़ाई हुई 1757 ईस्वी में, याद रखिएगा 1757 ईस्वी में जब प्लासी का लड़ाई हुआ, तो उस समय आपका सिराजुद्दौला जो था रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुआ। और वहां पर फिर किसका शासन चालू हो गया? रॉबर्ट क्लाइव आया। तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज जो रहता था वो बहुत चालू था। वो क्यों? उस समय अंग्रेज जो होता था वो भी लड़ाई लड़ रहा था दक्षिण में फ्रांस के साथ, साउथ में वो फ्रांस के साथ लड़ाई कर रहा था। तो दोनों जगह तो लड़ाई करना संभव नहीं था। तो जब उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया, किसको? मीर जाफर को बना दिया। तो देखो अंग्रेज लोग होता है ना, कभी फ्री काम नहीं करता है। बोला ठीक है, तुमको नवाब बना देंगे। तो एवज में वहां से उससे कर वसूली ये करने लगा। ठीक है, तुम नवाब बनो, तुम ही सब काम करो, लेकिन यहां का जो होता है टैक्स का कुछ भाग हमको भी देना पड़ेगा। और वो अंग्रेज चाहते थे कि हम ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बंगाल का नवाब बनाए जो एक कठपुतली के रूप में काम करेगा। इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछेगा, कठपुतली नवाब के नाम से इसी को जाना जाता है, मीर जाफर को। ये अंग्रेज का कठपुतली था। कठपुतली मतलब, कठपुतली समझते हैं ना, जिधर चाहे जैसे ना चाहे जो बात बोले वही सुने, आंख कान नाक से। तो उसको उस तरह का चाहिए था, रॉबर्ट क्लाइव को मिल गया।
तो शासन व्यवस्था चल रही थी। तो देखो मीर जाफर जब शासन व्यवस्था चला रही थी तो देखो अंग्रेज ऐसे नहीं दिमाग लगाया था। अंग्रेज क्या बोला था कि ठीक है आप शासन करो, लेकिन वहां की सुरक्षा जो करेगा बंगाल का वो मेरा सैनिक करेगा। ठीक, अब जब किसी का सैनिक का खर्चा देंगे तो जब सुरक्षा करेगा तो उसका खर्च भी देना पड़ेगा। ठीक, तो खर्च भी देना पड़ेगा, प्लस बोला बाजार का जितना टैक्स होगा उससे आधा से ज्यादा हमको देना पड़ेगा। कौन बोला? ये अंग्रेज बोला। और शर्तें संधि करने के बाद फिर उसके बाद जो अंग्रेज था वो फिर दक्षिण में चले गए, वहां जहां फ्रांस से लड़ाई चल रही थी। तो जब इस तरह हुआ तो जब टैक्स सपोज करो कि आप 10 रुपया आप यहां पर पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि 10 रुपया में कोई 70 रुपया ले जाए और 30 रुपया आपको मिले, और फिर उस 30 रुपया में सैनिक का खर्चा, रहन सहन, अधिकारी का वेतन भी आपको देना पड़े, तो आप चला पाइएगा? क्योंकि आपका आर्थिक सोर्स तो कम हो गया। तो इस स्थिति में उसका आर्थिक सोर्स धीरे धीरे मीर जाफर का पूरा घटते जा रहा था, और वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर वहां सैनिक और अधिकारियों का वो वेतन तक नहीं दे पा रहा था। तो ब्रिटिश लोग का ऐसा लगा कि अब ही नहीं चला पाएगा। कौन नहीं चला पाएगा? मीर जाफर नहीं चला पाएगा। अब इसके जगह को एक योग्य व्यक्ति को ढूंढना है। तो योग्य व्यक्ति कौन था? इसी का दामाद था। किसका दामाद? मीर जाफर का दामाद, जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। तो बोला मीर जाफर तो अब नहीं कर रहा है, मतलब उससे योग्य व्यक्ति मीर कासिम है, चलो मीर कासिम को बुलाया जाए। ठीक है, देखो पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, लेकिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का नॉलेज इसलिए दे रहे हैं, बार बार बता रहे कि जो पॉलिटी में जो एक्ट और नियम कानून क्यों आया, यही सब घटनाएं से आई आपका। तो प्लासी का जब युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसका किसका बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कहां पर हुआ था? प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इस युद्ध को कहते हैं प्लासी का युद्ध। और कब हुआ था? ग्रीष्म काल में। उस समय प्लास का जो पेड़ होता है उससे बहुत सारे फूल निकलते हैं। ठीक है, तो मीर कासिम जब आया तो मीर कासिम थोड़ा जो होता मीर जाफर से बहुत ही योग्य था। वो अंग्रेज की नीतियों को भली भांति सहमत नहीं था। वो चाहता था कि नहीं, फिर जो बाजार की स्थिति थी उसे वो सुदृढ़ करने लगा, क्योंकि बताए थे कि बंगाल में सबसे फेमस बाजार था जिसका नाम था कासिम बाजार। कासिम बाजार बहुत ही फेमस था। तो जब मीर कासिम जब बाजार में आया तो ये सारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया, ठीक ठाक किया। तो बोला जाता है ना कि जब आप ठीक ठाक होंगे, पूरा संपन्न होने लगेंगे, तो किसी का बात मानिएगा? नहीं मानिएगा। तो इन्होंने क्या किया, मीर कासिम जो था अंग्रेज से विद्रोह कर दिया। बोला कि नहीं, हम कमाएंगे और सारा संपत्ति अंग्रेज लोग को टैक्स इतना देंगे, नहीं देंगे। तो क्या बोला, फिर आया अंग्रेज, बोला क्या बात है, अभी हम तुम्ही को उत्तराधिकारी बनाए और तुम्ही बॉस बन गया। बोला ठीक है, तो युद्ध किया। तो इस युद्ध में मीर कासिम जो हुआ पराजित हुआ। अभी पराजित होकर कहां गया? भाग गया। पराजित होकर भाग गया कहां? उत्तर प्रदेश, जिसका नाम था अवध। ठीक, और इसके साथ क्या हुआ, घसीटी बेगम का भी योगदान था, क्योंकि इसको भी नई रूल फॉलो करने लग गया, क्योंकि मीर कासिम का समर्थन दिया। तो ये क्या हुआ, इसको भी कुछ ओहदा चाहिए, नहीं मिला। तो घसीटी बेगम, मीर कासिम, ये सभी चले गए कहां पर? दूसरे राज्य में भाग के, मतलब बिहार से होते हुए भाग के चले गए कहां पर? अवध। अवध भाग गए। वहां पर कौन नवाब था? वहां इन्होंने अवध के नवाब से समझौता किया कि मेरी मदद करो, क्योंकि मेरा जो है अंग्रेज से शत्रुता चल रहा है। यहां पर अपने परिस्थिति को बताया कि देखिए हम लोग यहाँ सुदृढ़ किए, लेकिन अंग्रेज जहां पर आता है इतना शासन कर लेता है, तो है कि जिसे आपका टैक्स बढ़ा देगा, सैन्य शक्ति दे देगा, जिसके कारण परेशानी होती है। मदद मांगने गया अवध के नवाब के साथ। उस समय मुगल काल का जो शासक था बहादुर शाह जफर, उस समय जो था बंगाल मुगल का एम्पायर जो चल रही थी वो बहादुर शाह जफर के चाल में था। तो जो मीर कासिम जब अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ
तो वो सहायता मांगने के गया, कहां पर? अवध के नवाब के पास। ठीक, और उस समय मुगल का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो जब ये आया तो ये जो मीर कासिम जो हुआ बिहार का रास्ते, मतलब बिहार का रास्ते पटना होते हुए अवध गया। ठीक, अवध गया तो वहां अवध के नवाब से सहायता मांगी। ठीक, बोला ठीक है सहायता करेंगे। दूसरी उसने मुगल बादशाह से सहायता मांगी, क्योंकि मुगल बादशाह समय कहां था? दिल्ली में रहता था। तो उससे भी सहायता मांगी, कौन था? बहादुर शाह जफर से मांगा। इन तीनों ने अपनी सैन्य टुकड़ियां से लेकर के फिर उसके बाद आक्रमण किया। किसके ऊपर? अंग्रेज के ऊपर फिर चढ़ाई किया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव भी था। तो जब आक्रमण किया तो रॉबर्ट क्लाइव पर जब आक्रमण किया तो उस समय इन तीनों की शक्तियां देखो जगह लड़ा गया। तो इनका जब हुआ, ये सारी टुकड़ियां लेकर के यूपी के रास्ते बिहार जब एंट्री कर रहे थे, कौन कौन? अवध का नवाब और उसके बाद बहादुर शाह जफर और मीर कासिम जब यूपी के रास्ते पहुंच रहे थे, बिहार में एंट्री किए थे, तो वहां एक जगह पड़ता है बक्सर। बक्सर एक जगह पड़ता है, यहीं पर भिड़ंत हुई। किससे? अंग्रेज और इन तीनों की सैन्य टुकड़ियों से। जो ये बक्सर का जगह पर लड़ाई हुआ था, उसी लड़ाई कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और इस समय तक अंग्रेज की सैन्य शक्ति पूरी तरह बढ़ चुकी थी। और इस युद्ध में अवध के नवाब प्लस मीर कासिम प्लस बहादुर शाह जफर तीनों की सैन्य टुकड़ी को पराजित कर दिया। तो जब हरा दिया तो मतलब आप अपनी सेना से जब तीनों की सैन्य टुकड़ी को हटा देंगे तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि नहीं? तो अंग्रेज इस बात को जान गए कि हम लोगों के पास प्रशासनिक शक्ति बढ़ चुकी है। मतलब क्यों? क्योंकि देखो जिस समय ये लड़ाई हो रहा था उस समय बंगाल का, उसमें हमारे देश पर मुगल सल्तनत का कंट्रोल कर रहा था। तो आप मुगल सल्तनत को भी हरा दिए। सबसे जो डेवलप एरिया था उस समय बंगाल था, उस समय बंगाल के जो विद्रोह कर रहा था मीर कासिम, उसको भी हरा दिए। उसके सहयोग घसीटी बेगम जी थी, उसको भी पराजित कर दिए। तो जितना भी मुख्य रूप से था पूर्वी भारत जहां पर उसका कब्जा करने वाला था, वहां तो वो कंट्रोल कर लिया। तो जब इस तरह करने के बाद जब पराजित कर लिया तो अंग्रेज इस बात को समझ गए कि अब हम लोगों को किसी से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम लोग पूरी पावरफुल हो गए। ठीक, तो जब पावरफुल हो गए तो जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव इस बात को जान चुका था। अब बोला कि अब हम लोग क्या होगा? हर राज्य में शासन करेंगे और अपनी संधि के अनुसार वहां शर्त को पालन करवाएंगे। तो जब पराजित हो गया तो वो क्या हुआ? बंगाल पर फिर से कब्जा कर लिया। बंगाल के साथ साथ क्या हुआ? वो दिल्ली का भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि बहादुर शाह जफर की सैनिक टुकड़ों को भी हरा दिया था। तो वो भी कंट्रोल आपका हो गया था। तो अब इन्होंने क्या किया? व्यापार को पूरा डेवलप करने के साथ साथ वह प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू कर दी। क्या व्यवस्था कर दी? प्रशासन। प्रशासन मतलब क्या हुआ? वहां कंट्रोल अब चालू कर दिया। तो जब वो प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कर दी तो देखो ये लोग शुरू में क्या आया था? व्यापार करने के लिए आया था। कहां से आया था? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जब व्यापार करने के लिए आया था तो उस समय थी, तो जब भी आप कहीं व्यापार करने के लिए जाएंगे तो वहां का राजा से परमिशन लेंगे कि नहीं कि हम जाएंगे? तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम जब रॉबर्ट क्लाइव को भेजा था तो वहां पर तो व्यापार करने आया, यहां पर वो अपना इतनी दिमाग से वो क्या हुआ? हिस्सेदारी बंगाल पर भी कब्जा कर लिया, सैन्य टुकड़ियों को भी मौजूद कर लिया। तो यहां पर उन्होंने दो प्रशासन अब यहां काम करने लगा, एक राजनीतिक प्लस दूसरा प्रशासनिक। प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आ गई तो समझ लो अगर किसी देश के व्यक्ति के पास राजनीतिक और प्रशासनिक पावर रहेगा तो वो मनमानी करेगा, क्योंकि आप खुद ही नियम बनाएंगे और आप खुद ही क्या होगा? उसको लागू करेंगे, तो मनमाना हो जाएगा कि नहीं? तो देखो जनरली क्या था
कि एलिजाबेथ ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो व्यापारी मंडल को भेजा था वहां व्यापार करो, लेकिन यहां पर इतना था कि वो राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक कंट्रोल किया, और यहां से इतना बंगाल से वो संपत्ति पूरा लूटने लगा कि जैसे बोलता नहीं कि किसी का तरक्की भाता नहीं है, उसी तरह रॉबर्ट क्लाइव का तरीके, क्योंकि ये आया था व्यापार करने के लिए, वो ब्रिटेन का लोग को भाने नहीं लगा कि बोला हम उसको व्यापार करने के लिए भेजे, वो इतना पैसा वहां कमा रहा कि अनाथ धन संपदा कमा रहा कि जिससे क्या हुआ, यहाँ के ब्रिटेन के लोगों को जो वहां जो संसद जिसको बोलते चार्टर एक्ट, मतलब चार्टर मतलब होता है एक पत्र, एक घोषणा पत्र, जिस पत्र के माध्यम से वो व्यापार करता है किसी दूसरे देश में। तो जब रॉबर्ट क्लाइव जो हुआ ये कमाता था 100 रुपया और ब्रिटेन को इसके एवज में टैक्स देता था कितना 10-20 रुपया, तो तब वो बोला कि हम इसको अनुमति दिए, हम ही को यहां पर कम पैसा दे रहा। तो इसी वजह से ब्रिटेन की संसद ने नियम कानून बनाए और रॉबर्ट क्लाइव को वहां से इंडिया से बुला करके फिर कहां बुला लिया, बोला कि आप इंग्लैंड वापस आइए। और इंग्लैंड वापस आए तो रॉबर्ट क्लाइव के जगह किसी दूसरे को भेजा जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को फिर वाइसराय यहां बना करके भेजा, गवर्नर जनरल। तो जनरल बना के भेजा। तो जब वॉरेन हेस्टिंग इंडिया में आया, अब यहीं से तब क्या आया, तो बोला कि नहीं यहां पर बहुत दयनीय स्थिति है, मतलब यहां की जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुधार करना चाहिए। तो सुधार करने के लिए वहीं से उन्होंने बनाया रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट मतलब प्रशासन का जन्मदाता जो माना जाता है इंडिया में, वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। और ये जो यहीं से हुआ रेगुलेटिंग एक्ट का जो जन्म हुआ, और वह हुआ 1777 ईस्वी से काम करना चालू हुआ। तो इसी से यहां से आपका भारत के संविधान का जो जन्म हुआ, यहीं से प्रक्रिया चालू हुई। तो इतना जो बैकग्राउंड बताएं, कुछ समझ में आया? क्यों संविधान बना, कैसे बना, क्या आवश्यकता पड़ी, इतनी बात तो समझ में आ गई बात। अब आइए अपनी प्रक्रिया में। देखो, जो आपका पहले जितनी सभी बात बताएं उसके छोटे छोटे पॉइंट है जो आपका मदद करेगा, समझ लीजिए। देखिए, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हो गई थी। क्यों हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, बोलो? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शुरू में आया तो व्यापार करने का मकसद से भेजा था। अब यहां व्यापार करने के मकसद से भेजा, तो व्यापार करते करते अंग्रेज इतना इंटेलिजेंट हो कि वहां का राज्य को भी हड़पने लगे, शासनिक व्यवस्था को भी कराने लगे। तो इसीलिए बोला गया भारत की संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही कब माना जाता है, 1600 ईस्वी में माना जाता है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है अंग्रेज व्यापारी का एक समूह था। जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी कोई नहीं थी, वो जैसे बहुत सारे व्यापारी का प्रतिनिधि मंडल जब संयुक्त रूप से जब व्यापार करते, जब इंग्लैंड से दूसरे देश में आए थे, उसी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बोला गया इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। मतलब ब्रिटेन के लोगों में जिन्हें जो व्यापारी मंडल जो बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को अनुमति दिया गया था कि आप जाएं और आप ही लोग व्यापार कीजिएगा और ब्रिटेन का कोई और लोग जाके व्यापार नहीं करेंगे। तो ये लोग व्यापार करने के साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ा लिया। तो व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया और व्यापार की रक्षा के नाम पर यूरोपियन कंपनी ने भारत में किलेबंदी करना और सेना रखना शुरू कर दिया। अब समझ में आया किलेबंदी क्यों किया? बंगाल में फोर्ट विलियम, ठीक है, जहां बंगाल में पूरे पूरे किलाबंदी मतलब वहां पर अपना साम्राज्य का विस्तार करने लग गया। अब जब व्यापारी करेंगे तो वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए सेना रखने लगेंगे। तो सैन्य शक्ति और किलाबंदी जो बड़ा कार्य किया, और इसका विरोध कौन किया था, अभी बताए थे ना, कौन किया था? सिराजुद्दौला विरोध किया था इसका, जिसके कारण लड़ाई हुआ था किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। नाउ अब अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाया, तो सैन्य शक्ति के बढ़ाने के बाद वो सबको पराजित किया। मुगल बादशाह हो, बहादुर शाह जफर हो, अवध के नवाब हो या मीर जा कासिम हो, सबको पराजित किया वो। तो सैन्य शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने लग गया। इसी क्रम में देखो क्या हुआ, अपनी सैन्य शक्ति के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी जल्द ही भारत की रियासतों की राजनीतिक और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, रियासतों की राजनीतिक और आंतरिक। राजनीतिक मतलब वहां की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगा, वहां पर कंट्रोल, व्यापार कैसे चलेगा, वो सबका अपने अंदर में कंट्रोल कर लिया। ठीक, तो करने के बाद तो देखो यही लड़ाई आपको पहले बता दिए,
जो सबसे बड़ा रोल था क्या, प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, 1700 किसका किसका बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो देखो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक मुख्य राजनीतिक ताकत बन गई, क्योंकि इसको हराने के बाद बंगाल पर ये कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी जो लड़ाई हुई 1764 का बक्सर का युद्ध, तो ये बक्सर का युद्ध जो हुआ किसका किसका बीच हुआ, अवध के नवाब मोहम्मद शाह जफर, अवध के नाम का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेनाओं के साथ बिहार का एक जगह है बक्सर, वहीं पर लड़ाई हुआ। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। तो जब लड़ाई हुआ तो पराजित हो गया, तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किया। कौन किया, अंग्रेज और अवध के नवाब के बीच में 1765 में दो संधि हुआ। पहला हुआ अवध के नवाब के साथ और दूसरा हुआ अंग्रेज और मुगल एम्पायर जो उस समय था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। सुन लीजिए, बता दे रहे। तो जब लड़ाई में कोई हार जाता है ना, तो बोला ठीक है हम तुम्हारा सब जितना था साम्राज्य को वापस करेंगे। इसकी एवज में अवध के नवाब से सालाना 20 लाख पाउंड हर्जाना मांगा कि तुम इसका साथ काहे दिया, साथ दिया तो दो हमको हर्जाना, ठीक। और बहादुर शाह जफर से भी ये भी सपोर्ट किया था, इसे 50 लाख पाउंड हर्जाना मांगा कि मेरा इतना सैन्य मारा गया, पैसा दीजिए, ठीक। तो इसीलिए ये संधि हुआ किसका किसका बीच में, आपका अंग्रेज और अवध के नवाब का बीच में। अंग्रेज अवध जो पड़ता है यूपी में, कहा, इलाहाबाद में जो है, ठीक। तो इसके एवज में अवध के नवाब को इलाहाबाद और कड़ा दो जिला को देना पड़ा कि ठीक है हम कंट्रोल किए, तो इसका वसूली कहां से करेंगे। तो बोला ठीक है अवध कहते कि आप इलाहाबाद रख लीजिए और कड़ा एक जिला है उसको रख लीजिए, वहां से जितना राजस्व प्राप्ति होगा आप उसका करते रहिए। और वसूली के तौर पर उसे जुर्माना जो साथ दिया था मीर कासिम को, जाफर को, तो वहां पर उसके एवज में उसे वसूल लिया, ठीक। तो वही बोला जाता है। अब इसमें सबसे क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर लोग लड़ा लेकिन कैसे, देखो 1757 ईस्वी का जब प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सैन्य शक्ति अंग्रेज की कमजोर थी, मतलब वो बहुत, मतलब वो कूटनीति के बल पर हराया था। और आपका 1764 जो बक्सर का युद्ध था, इस समय तक अंग्रेज का सैन्य शक्ति पूरा पावरफुल हो चुका था। ये कूटनीति के बल पर नहीं, पूरी अपनी सैन्य शक्ति से लड़ा था। तो इसीलिए इसका कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ गया था और वो जान गया था कि अब हम भारत में शासन कर सकते हैं। तो इसीलिए 1775 ईस्वी में जो हुआ, 1757 ईस्वी में प्लासी का लड़ाई जो आपको बता दिया गया है, और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद से इन्होंने भारत पर कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया। उसी के बाद लिखा गया, देखिए भारत में कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक सफलताओं के कर मालगुजारी, कल गुजारी का मतलब कंबाइन, कर भी लेगा और उसे मालगुजारी, मालगुजारी समझते हैं ना, राजस्व टैक्स। जैसे हर गवर्नमेंट, हर आपका जमीन जायदाद होगा मालगुजारी देना पड़ता है सालाना, जो आप लैंड का टैक्स कटाते हैं, तो वो सारा पैसा उसको किसको देना, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। और इसकी वजह से ब्रिटेन में यह जरूरी समझा जाने लगा कि भारत और उसके क्रियाकलापों को नियंत्रित किया जाए। मतलब यहां पर रॉबर्ट क्लाइव के समय इतना लूट खसोट, जितना घूस टैक्स, इतना लूट ले लग गया कि ब्रिटेन जो थे महारानी थी उसको ये बात, या सम्राट था उसको समझ में आने लग गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसीलिए उन्हें कंट्रोल के लिए कुछ नियम कानून बनाए। तो देखिए वही बोला गया, अब यहां से आपका भारत का संविधान का जन्म हो रहा। बोला गया भारत के संविधान विकास के इतिहास को दो भाग में विभक्त किया, क्योंकि भारत का जो संवैधानिक विकास था वो दो भाग में डिवाइड हुआ। एक हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के समय और एक होता ब्रिटिश क्राउन के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब व्यापारियों लोगों के द्वारा संविधान बनाया गया, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट, और एक हुआ जो ब्रिटेन के महाराजा या महारानी थी जिसको क्राउन कहते हैं, उसके द्वारा संविधान की कुछ बातें तैयार किया गया या कुछ एक्ट या भारत शासन अधिनियम बनाए गए। तो इसीलिए इसको दो भाग में बांटा गया। अब देखिए दो भाग का क्रम कैसे चला। जैसा कि आपने बताएं कि भारत का संवैधानिक जो विकास है वो दो क्रम में बना है। पहला क्रम में क्यों बना ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि भारत में सबसे पहले कौन आया था,
ईस्ट इंडिया कंपनी आया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहां पर आया, रॉबर्ट क्लाइव के समय पूरा डेवलप कर लिया, पूरा संपत्ति अर्जित किया, तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद क्या, वॉरेन हेस्टिंग को भेजा गया था। तो उन्होंने कौन सा नियम, रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया। तो हमारे देश में सबसे पहले रेगुलेटर मतलब समझते हैं ना, किस प्रकार यहाँ की शासन व्यवस्था चला। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पंखा में रेगुलेटर होता है, उसका काम क्या है, रेगुलेटर का काम क्या है, कंट्रोल करता है। मतलब हमको 1 का स्पीड चाहिए तो हम 1 चलाएंगे, 2 का स्पीड चाहिए 2 चलाएंगे, 3 का स्पीड चाहिए तो 3 चलाएंगे। तो वही क्रम जो हुआ, तो यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित किया गया 1773 ईस्वी में, तो यहां का जो शासन व्यवस्था किस प्रकार से चले उसके बारे में वर्णन किया। तो सबसे पहले कौन एक्ट लाया गया, बोलो, अरे बोलता नहीं, कौन सा एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। कब पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा एक्ट लाया गया, पीटीटीआई। कब लाया गया, 84 ईस्वी में। फिर उसके बाद कौन एक्ट आया, चार्टर एक्ट। कब लाया गया, 1793 ईस्वी में। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट। फिर दोबारा कब आया, 1813 में। फिर संशोधन करके चार्टर एक्ट फिर पारित हुआ, कब आया, और अंत में जब चार्टर एक्ट हुआ 1853। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन माना जाता है वो 1773 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक उसी का साम्राज्य रहा। ठीक, उसके बाद 1858 ईस्वी से ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन की जो महारानी थी, ये सम्राट हुआ करते थे, उसके अनुसार देश भारत में किस प्रकार शासन व्यवस्था हो, वहां का वो नियम कानून लागू हो गया। उसी में सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम, जो कब पारित किया गया था, 1858 ईस्वी में। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था, 61 ईस्वी में। भारत फिर परिषद अधिनियम फिर कब लाया गया, 92। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम फिर परिवर्तन किया 1909। फिर 1919 ईस्वी में, 1935, अब लास्ट में स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में पारित किया गया। तो जितने भी ये भारत के संविधान के निर्माण में जितने भी एक्ट और जितने भी अधिनियम लाए, सभी का हम लोग एक एक क्रम करके पढ़ाई करते जाएंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा एक्ट किस प्रकार लाया गया, उसके लाने की आवश्यकता की थी, और भारत में संवैधानिक विकास कैसा किया जाए। तो यहां तक समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भारत में संविधान का विकास क्यों हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी, क्या वजह था कि भारत में संविधान को लाया गया। समझ में आई बात। तो आज यही तक कार्रवाई समाप्त। धन्यवाद।